Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today I am going to deliver the 7th lecture of organizational behavior. In that lecture we will be discussing in detail about the organizational structure. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने previous slide में different chapters में different concepts को one by one discuss किया. अब there is the time to discuss all of these things in detail, right? तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पिक करेंगे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है. जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की तो हम ऑलरेडी कंसेप्ट ग्रैब कर चुके हैं. उसमें लोगों के बिहेवियर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन की बात होती है और वो तभी मुमकिन है जब कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई ढांचा, कोई साख्त, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई प्लेटफॉर्म होगा जिस पर तमाम लोग इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे और अपने काम सर अंजाम देंगे, राइट. तो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन किससे बात करता है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, कौन किस तरह काम को चलाता है, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है. ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एस्टैब्लिश्ड इन organizational structure. So here come the slide that will define and describe each and everything. Yes, what is organizational structure? ये आपके बुक से स्क्रीनशॉट है ताकि आप एग्जैक्टली इसी बुक से इसको प्रिपेयर कर सकें. दैट वाई आई डीम्ड इट अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड दैट स्क्रीनशॉट विद इन द स्लाइड्स. अगर आप स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें, वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइंस एक्चुअली हाउ जॉब टास्क आर फॉर्मली डिवाइडेड. किस तरह आप उन जॉब के टास्क को डिवाइड करेंगे लोगों में, किन में, ग्रुप्स में, ग्रुप एंड कोऑर्डिनेटेड. फॉर्मली डिवाइड कैसे होंगे, ग्रुप्स में और लोगों के अंदर. और ग्रुप कैसे किए जाएंगे, मतलब ये है कि कौन से काम, कितने काम, एक से ज्यादा काम आप किसी एक को देने वाले हैं तो ग्रुपिंग होगी. और कोऑर्डिनेटेड, कौन कोऑर्डिनेट करेगा, कौन किसको बताएगा. There are the 6 key elements that managers need to address when they design the organization structure. These are work specialization. बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो क्लास हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये 6 चीजें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिजाइन करते वक्त किसी भी मैनेजर को जहन में रखने की जरूरत है. जी वो कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज वर्क स्पेशलाइजेशन, देन कम्स डिपार्टमेंटलाइजेशन, देन कम्स चेन ऑफ कमांड, देन कम्स स्पैन ऑफ कंट्रोल, देन कम्स सेंट्रलाइजेशन, second last is the decentralization and finally comes a formalization, right. अब इन concepts को हम one by one देखते हैं जी कि ये organization structure का किस तरह हिस्सा बनते हैं और इससे organizational structure को define करने में कैसे help मिलती है. Talking about the work specialization, right. तो हम इसको वर्क स्पेशलाइजेशन की अगर पहले डेफिनेशन को देख लें तो आप देख सकते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर उन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है. स्पेशलाइजेशन का मतलब डे स्टूडेंट्स होता है कि किसी एक चीज में तखसीस हासिल करना है, किसी एक चीज में महारत हासिल करना है. जब वर्क की बात आती है तो किसी एक खास वर्क में आपके काम करने की एक्सपर्टीज, कैपेबिलिटीज को वर्क स्पेशलाइजेशन कहेंगे आम अल्फाज में, राइट. हाँ, अगर हम इसको डिटेल डाउन करें तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डेफिनेशन के थ्रू. यू कैन सी ओवर देयर द डिग्री टू विच द टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर सब डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब्स. मतलब ये है कि एक जो बड़ा टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए छोटे छोटे टास्क में फर्दर डिवाइड किया जाता है और फिर वो छोटे छोटे टास्क, क्योंकि काफ़ी सारे होते हैं, जो बंदा उसको करने का अहल होता है उसको वो टास्क दे दिया जाता है कि जी ये काम आपने करना है और फलां काम कोई और करेगा, राइट. तो ये एक्चुअली सब डिवीजन हो जाती है डियर स्टूडेंट्स आपके डिफरेंट टास्क की. तो इस हवाले से हमारे पास वर्क स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है. जब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो आपको अर्ली फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत है, जहां से फोर्ड की एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल अमेरिकन कंपनी है, वहां से उन्होंने इसकी वजाहत की है जिससे आपको वर्क स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा ही क्लियर हो जाएगा. Early in the century, Henry Ford became rich and famous by building automobiles on assembly line. Every Ford worker was assigned a specific repetitive task. देखें जी यहाँ पर वो कहता है कि हर फोर्ड के वर्कर को एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया था जो हमने डेफिनेशन में देखा, जो कि रेपिटेटिव था. एक ही काम बार बार करना था और एक ही बंदे ने करना था. बार बार एक ही बंदा जब करता है तो सारी बात उसकी महारत डेवलप हो जाती है, वो जानता है इसको कैसे करेगा. फॉर इंस्टेंस वन पर्सन वुड जस्ट पुट ऑन राइट फ्रंट व्हील. वो कहता है कि पहला एक बंदा पहला व्हील जो है जस्ट उसको पुट करेगा एंड समवन एल्स वुड इंस्टॉल द राइट फ्रंट डोर, और दूसरा जो बंदा है उसका काम सिर्फ और सिर्फ हर गाड़ी के ऊपर राइट वाला डोर पुट करना होगा. बाय ब्रेकिंग जॉब्स अप इनटू द स्मॉल स्टैंडर्डाइज्ड टास्क which would be performed over and over again, Ford was able to produce the cars at the rate of every 10 seconds while using employees who had a relatively limited skills. इसका मतलब क्या है कि लिमिटेड स्किल के लोगों को उसने यूटिलाइज किया और उसको एक ही काम दे दिया जी कि आपने एक ही काम बार बार करना है.
इससे उसने वर्क स्पेशलाइजेशन कर दिया डियर स्टूडेंट्स, एक वर्क की स्पेशलाइजेशन करके तखसीस करके एक बंदे को दे दिया और बार बार उसके ऊपर वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से उसका काम आसान हो गया और उसकी गाड़ियों को बनने की जो तादाद थी वो स्पीड अप होगी, राइट। So the second paragraph says Ford demonstrated that the work can be performed more efficiently if employees are allowed to specialize. ठीक है जी, today we use the term work specialization or division of labor to describe the degree to which the tasks in the organizations are subdivided into separate jobs. ठीक है जी, आपको क्लियर हो गया कि अगर एक टास्क को बहुत बड़ा, अब देखें गाड़ी बनाना एक्चुअली खुद एक टास्क है, ठीक है, एक जॉब है एक्चुअली, इसको फर्दर उन्होंने डिफरेंट टास्क में डाल दिया कि जी एक गाड़ी बनाना एक काम है, उसके फर्दर नीचे कुछ काम है। एक काम ये कि जी आपने हेडलाइट्स लगानी है, एक काम है आपने बैकलाइट्स लगानी है, एक काम है कि आपने रेयर इमेज लगाना है, एक काम ये कि आपने उसके व्हील पुट करने, एक काम है उसका आपने अलार्म लगाने, एक काम है आपका उसने डोर्स लगाने, एक काम है आपका ट्रंक सेट करनी है, ठीक है जी। ये तमाम काम एक गाड़ी में 15 से 20 जो है, उसके लिए 15 से 20 बंदे रख दिए गए और वो हर बंदा अपना एक काम कर रहा है, जिसको हम वर्क स्पेशलाइजेशन करते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर यू दैट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वर्क स्पेशलाइजेशन एक्चुअली इंक्लूड्स, कि आप उसको कैसे स्पेशलाइज कर सकते हैं। अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको मजीद एक्सप्लेनेशन से इसकी वजाहत क्लियर हो जाएगी। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड फॉर द फर्दर एक्सप्लेनेशन। Here comes the departmentalization. Very important concept, dear students. Departmentalization आप कैसे करते हैं? अगर आप इसकी definition को देखें, you will be clear about it. The basis by which the jobs are grouped together. देखें अब उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा वर्क स्पेशलाइजेशन से डिफरेंट किया है। स्पेशलाइजेशन में क्या था, ग्रुपिंग नहीं हुई थी, एक टास्क को डिवाइड किया था फर्दर टास्क में और फिर हर बंदे को दे दिया जो उसके मुताबिक अपनी अहलियत के उसको कर सकता था। अब ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है, दैट इज डिफरेंट वन। कैसे ग्रुपिंग होगी जी, इसकी एक्सप्लेनेशन से हम इसको देख लेते हैं। Once you have divided the jobs up through the work specialization, you need to group these jobs together to so common tasks can be coordinated. कहने का मकसद ये है कि आपने वर्क स्पेशलाइजेशन में अपने टास्क को डिवाइड किया फर्दर जॉब्स में, और उनको जब आपने सिमिलर पाया, हो सकता है कि कुछ ऐसे जॉब्स हो जो अलग अलग किए हो आपने, राइट, स्पेशलाइजेशन तो आपने उसकी की हो मगर वो मिलते जुलते हो, ठीक है, तो उसकी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी, तो आपस में कोऑर्डिनेट किए जा सकते हैं, सब ग्रुपिंग की जा सकती है एक ही जैसे टास्क की जो मिलते जुलते हो, तो उसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने देखा कि हम वर्क स्पेशलाइजेशन में एक इंसान को, एक लेबर को फ्रंट डोर पुट करने के लिए कह रहे हैं। अब देखें जो फ्रंट डोर पुट कर रहा है, गाड़ी में लगा रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, स्क्रू अप कर रहा है, वही बंदा बैक डोर भी तो कर सकता है, क्योंकि डोर चाहे फ्रंट का हो या बैक का हो ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर के हैं, राइट। तो वो काम उन्होंने ग्रुपिंग कर ली क्योंकि एक ही नेचर के काम है और एक ही बंदे को असाइन कर दिए। मजीद देखते हैं, द बेसिस बाय व्हिच द जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। और वो कहते हैं कि वो कौन सी बुनियाद है, वो कौन सी ऐसी रीजंस हैं, वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर आप एक्चुअली डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। जी हम उसको डिटेल में देख लेते हैं सेकंड पैराग्राफ में। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज टू ग्रुप द एक्टिविटीज इज बाय फंक्शन परफॉर्म। पहला जो काम है, जिस नौयत का काम होगा जिसको हम कहते हैं फंक्शन, उसकी बुनियाद पर डिपार्टमेंटलाइजेशन करना ज्यादा बेहतर काम है। जी कैसे होगा? A manufacturing manager might organize his or her plant by separate engineering, accounting, manufacturing, personnel and purchasing specialist into the common departments. Very important thing. क्योंकि आप IT के स्टूडेंट्स हों या बिजनेस ग्रेजुएट्स हों, दोनों ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं। हमने पहले बात की रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो रिसर्च करता है कि मार्केट में कौन सी चीज लानी चाहिए। HRM डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो ये रिसर्च करता है कि कौन से लोग होंगे, किन लोगों को हमें मार्केट के अंदर लेकर आना चाहिए, ठीक है, कौन से लोग मार्केट से उठाएं और अपनी कंपनी के अंदर लगाएं और वो अच्छा काम करके हमें डिलीवर कर सकें, तो उनकी जो तखसीस है वो हमारी HRM डिपार्टमेंट का काम है। देन कम्स मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट एक्चुअली चीज को बनाने में कारआमद है। उसके बाद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, हम जानते हैं कि अकाउंटिंग का काम अकाउंट्स को मैनेज करना है कि कितने अखराजात हुए, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना बेनिफिट हुआ है जी। उसके बाद हमारे पास परचेजिंग स्पेशलिस्ट होते हैं, जो किसी भी, फॉर एग्जांपल आप कुछ बना रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। ये तमाम जो है ना ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होते हैं ये तमाम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, और काम को उन्हीं की बुनियाद के ऊपर, उनकी स्पेशलिस्टी की बुनियाद के ऊपर उनको डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग वाले को ये नहीं कहा जाएगा कि आप व्हील पुट करें, राइट। मैन्युफैक्चरिंग वाले को कहा जाएगा कि आप व्हील पुट करें, मैन्युफैक्चरिंग वाले को ये नहीं कहा जाएगा कि आप अकाउंटिंग का काम करें, हिसाब किताब लगाएं, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिस्कसिंग how you will be managing the
डिफरेंट फंक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी बुनियाद पर आपने डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बना लिए। क्लियर है जी? इसको आगे हम देखते हैं। ओनली द फंक्शन चेंज टू रिफ्लेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज, उससे आपके ऑब्जेक्टिव्स का पता चलता है। अ हॉस्पिटल की एग्जांपल में वो ले रहे हैं। अ हॉस्पिटल माइट हैव अ डिपार्टमेंट डिवोटेड टू रिसर्च, पेशेंट केयर, अकाउंटिंग एंड सो फॉर्थ। अब उन्होंने एग्जांपल दी कि एक हॉस्पिटल है, अगर उसको आप दो काम दे सकते हैं। पहले क्या, पेशेंट केयर के ऊपर वो काम करेगा, वो रिसर्च करेगा कि जी हम कौन सी अच्छी दवाइयां ले आ सकते हैं, किस तरह ज्यादा से अच्छी ज्यादा हम केयर प्रोवाइड करके अच्छी मेडिकेशन, अच्छी फैसिलिटी, अच्छे रूम्स, अच्छी सर्विसेज देकर लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। और इसी तरह वो रिसर्च और डेवलपमेंट भी करेगा, अकाउंटिंग भी करेगा जी हमने कितने पेशेंट से कितने पैसे चार्ज करने हैं और कितना हमें प्रॉफिट होगा, कितना हमें बेनिफिट होगा। तो ये तमाम चीजें कौन करेगा, एक फंक्शनल डिपार्टमेंट परफॉर्म करेगा किसी भी हॉस्पिटल का या किसी भी कंपनी का। इसको आगे देखते हैं। आप प्रोफेशनल फुटबॉल फ्रेंचाइज की उन्होंने एग्जांपल दी, माइट हैव डिपार्टमेंट्स एंटाइटल्ड प्लेयर, पर्सोनल, टिकट सेल्स एंड ट्रैवल एंड अकोमोडेशन। उन्होंने एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फुटबॉल फ्रेंचाइज है, या फुटबॉल फ्रेंचाइज को आप छोड़ें, आप एग्जांपल लें किसी भी रेस्टोरेंट की, रेस्टोरेंट्स, आप किसी भी एयरलाइन इंडस्ट्री की एग्जांपल लें, तो वो क्या करते हैं, उनका एक टिकटिंग काउंटर होता है, उनका ट्रैवल एंड अकोमोडेशन का एक काउंटर होता है, ठीक है। उनका प्लेयर के तो काउंटर नहीं होता, उनका पर्सोनल, उनके अपने एम्प्लॉयज का एक फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है। तो कहने का मकसद ये है कि तमाम फंक्शनल डिपार्टमेंट मिलकर डिफरेंट कामों को सरअंजाम देते हैं। अगर आप यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें तो उन्होंने फर्दर इसको डिवाइड किया है डिपार्टमेंटलाइजेशन को। टास्क कैन आल्सो बी डिपार्टमेंटलाइज्ड बाय द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। जो पहली है वो प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। अगर आप इसके थर्ड पैराग्राफ को देखें, द टास्क कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड डिपार्टमेंटलाइज्ड बाय द टाइप ऑफ प्रोडक्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसेस। वो कहता है आप खास प्रोडक्ट की बुनियाद पर भी डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने दिए जी, आप उसमें देखें। At Sun Petroleum Products, for instance, each of the three major product areas in the corporation, fuel, lubricant and waxes and chemicals, is placed under the authority of vice president, who is specialist in and responsible for everything having to do with his or her product line. Each, for example, would have his or her own manufacturing and marketing group. The major advantage to this type of grouping is increased accountability for product performance, since all activities related to the specific products are under the direction of the single manager. If an organization activities are service rather than the product related, each service would be autonomously ग्रुप। अब उसमें कहने का मकसद ये, उसने एग्जांपल दिया आपको ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी की जो पेट्रोलियम से रिलेटेड है, जो पेट्रोलियम कंपनी कहलाती है और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आपको पता है जब आप फ्यूल डलवाते हैं तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। एक आपके पेट्रोल्स होते हैं, आपकी गैसोलीन हो सकती है जिसमें आप सीएनजी आती है आपकी, उसके अलावा आपके मोबाइल्स होते हैं जिसको आप लुब्रिकेंट कहते हैं। तो कहते हैं ये तीन चार चीजें हैं ना, इनका एक ही वो वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे और वो इनको जज करेगा, इन प्रोडक्ट्स को वॉच करेगा। सिर्फ इन चीजों के हवाले से वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना लेगा जो इन चार चीजों को मार्केट करेगा, इन चार चीजों का हिसाब किताब रखेगा, और डियर स्टूडेंट्स इन चार चीजों के लिए वो अकाउंटेबल होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं कि दूसरी थर्ड स्टार्ट। अगर आप इसको पहला पैराग्राफ देखें, अनदर वे टू डिपार्टमेंटलाइज इज ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, अब इसको कहते हैं जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि आपने दो तखसीस की है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आप कर रहे हैं आप एरिया की बुनियाद पर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आप देखते हैं कि पेस्टिसाइड कंपनीज होती हैं या डिफरेंट और कंपनीज हैं, वो एनालाइज करती हैं और क्या करती हैं, एक्चुअली वो डिपार्टमेंटलाइज कर देती हैं कि जोनल चीफ बना देती हैं, डिफरेंट एरियाज की जोन डिवाइड कर देते हैं। जी ये हमारा मेलसी जोन है, ये हमारा डीजी खान जोन है, ये कोटदुट जोन है, ये मुल्तान जोन है, ये कबीर वाला जोन है, ये बखर जोन है। ये डिफरेंट जोन में वो जोनल अपने हेड्स मुकर्रर करते हैं और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज बना देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट तो उनकी वही थी जो पेस्टिसाइड है, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर लैंड में यूटिलाइज होनी है। लेकिन उन्होंने किया क्या यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने ये किया कि उन्होंने तखसीस करके डिपार्टमेंट में उसको कन्वर्ट किया और उसके बाद उन्होंने जियोग्राफिकली डिवाइड कर दिया कि इस जियोग्राफिकल में आप बेचेंगे, उस जियोग्राफिकल का हेड उसने रीजनल मैनेजर है, रीजनल हेड किसी और को बना दिया, फ्लान टेरिटरी में किसी और को बना दिया। राइट, इसके मजीद एक्सप्लेनेशन को देखें जी, सेल्स फंक्शन के एग्जांपल दी नीचे देखें। द सेल्स फंक्शन फॉर एग्जांपल में है वेस्टर्न, साउदर्न या मिड वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न रीजन हो सकता है। जैसे आप पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पंजाब रीजन हो सकता है, हमारा आपका केपी के रीजन हो सकता है, बलोचिस्तान एंड सिंध रीजन हो सकता है। If an organization customer are scattered over a large geographic area, वह कहता है अगर मुख्तलिफ geographical एरिया में लोग आपके डिवाइडेड हैं तो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप डिफरेंट जोन्स में इसको डिवाइड कर दें और लोगों को
उसके मुताबिक सर्विस देना शुरू कर दें। इससे ये फायदा होगा आपको कि हर रीजन के लिए एक बंदा नहीं रखना पड़ेगा, आपको हर रीजन के लिए अलग बंदा रखना पड़ेगा जो कि उस रीजन की मामलात को स्टूडेंट संभालेगा, राइट। टॉकिंग अबाउट द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ को छोड़ के नेक्स्ट में देखें तो प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन का नाम आ रहा है। प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये कैन बी यूज फॉर प्रोसेसिंग द कस्टमर्स एज वेल एज द प्रोडक्ट। प्रोसेस का मतलब क्या होता है जी, सर्व करना, किसी चीज को एक शक्ल में लाकर बनाकर आगे पेश कर देना। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जी। इफ यू हैव एवर बीन टू अ स्टेट मोटर व्हीकल ऑफिस टू गेट अ ड्राइवर लाइसेंस, अब एग्जांपल दे रहा है, अगर आप ड्राइवर का लाइसेंस लेने जाते हैं किसी ऑफिस में, यू प्रोबेबली वेंट थ्रू सेवरल डिपार्टमेंट्स बिफोर रिसीविंग योर लाइसेंस। आप अपने, अगर आपने अपने लाइसेंस बनवाए होंगे मोटर बाइक्स की, गाड़ियों के, तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी यही कल्चर है। आप जाते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, आप लर्नर, आप टिकट्स खरीदते हैं, टिकटिंग डिपार्टमेंट होता है, टिकट्स लगती हैं, फिर आपको लर्नर डिपार्टमेंट लर्नर देता है, राइट, आप वो लगाते हैं, उसको एक टाइम पीरियड गुजरने के बाद एक डिपार्टमेंट आपको टाइम देता है कि जी आप इस फलां डेट पर आएंगे, आपका ओरल टेस्ट किया जाएगा, उसी दिन या अगले दिन आपको फिजिकल जो आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन है, गाड़ी चलाकर आपका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। ये सारे एक डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट प्रोसेस से आप गुजरते हैं, ठीक है जी। इसको हम प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। इसी के अंदर आप नेक्स्ट लाइन को देखें, इन वन स्टेट एप्लीकेंट मस्ट गो थ्रू द 3 स्टेप्स। अब उस स्टेट में उन्होंने 3 स्टेप की बात की, क्योंकि जाहिर बात है अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बुक बनी है तो उन्होंने उसकी एग्जांपल दी हुई है। वो कहते हैं ईच हैंडल्ड बाय सेपरेट डिपार्टमेंट उसको हैंडल करता है। पहला, वैलिडेशन बाय मोटर व्हीकल डिवीजन, मोटर व्हीकल डिवीजन वैलिडेट करता है जी ये बंदा 18 ईयर प्लस है, इसका आईडी कार्ड बना हुआ है, इसका हम मोटर लाइसेंस बना सकते हैं। फिर आगे प्रोसेसिंग बाय द लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट, फिर लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करता है, जो आपकी तस्वीर लेगा, जो आपके कवायफ लेगा, आपको डॉक्यूमेंट लेगा। फाइनली पेमेंट कलेक्शन बाय द ट्रेजरी डिपार्टमेंट, पेमेंट कलेक्शन जो होगी वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट करेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक काम को करने के लिए 3 डिपार्टमेंट से आपको गुजरना पड़ा है, ठीक है, तो ये हम इसलिए हम उसको प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन का नाम देंगे। और इसकी जो फाइनल कैटेगरी है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज रिलेटेड टू अ departmentalization that use the particular type of customer the organization seeks to reach, इसको हम कहते हैं कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि आप किसी खास कस्टमर की बुनियाद पर अपने प्रोडक्ट को डिपार्टमेंटलाइज करते हैं, राइट। आप इसकी डिफरेंशिएशन को देखें सेकंड लाइन से, द सेल्स एक्टिविटीज इन एन ऑफिस सप्लाई फर्म फॉर इंस्टेंस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 डिपार्टमेंट, ठीक है। अब सेल एक्टिविटी को उसने 3 डिपार्टमेंट में डियर स्टूडेंट्स डिवाइड किया, और अगर उसने एग्जांपल देने की कोशिश की है, टू सर्विस ट्रेल होलसेलर एंड द गवर्नमेंट कस्टमर्स। अब लार्ज law office can segment its staff on the basis of whether they service corporate or individual client. The assumption underlying customer departmentalization is that customers in each department have a common set of problems and needs that can be best met by having specialists for each. Very important thing there students, इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन आपको क्यों करनी पड़ी है। आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन इसलिए करनी पड़ी है यहाँ पर क्योंकि हर किस्म के कस्टमर एक कंपनी के पास आते हैं, उनको डील करने पड़ती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ बैंकिंग सेक्टर की। बैंक्स में आप लोगों का आना जाना होता है, आपके रिलेटिव, आपके नेबर्स कोई ना कोई बैंक में जॉब करते हैं। आपको अंदाजा होगा कि बैंक में 2 किस्म के लोग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या लोन लेते हैं। एक इंडिविजुअल कस्टमर जिससे अपना घर बनाना है या गाड़ी लेनी है, एक बिजनेस कस्टमर जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, जिनको खास अमाउंट में जो कि करोड़ में हो सकता है और कई मिलियन और बिलियंस में हो सकता है, उनको लोन चाहिए होता है। तो जो कस्टमर, आम कस्टमर के लिए जो डीलिंग होती है उसको अलग डिपार्टमेंट डील करता है, क्योंकि उसकी हैंडलिंग आसान है, उसकी स्पेशलिटी उस कस्टमर तक है। इसी तरह अगर को फॉर एग्जांपल को बिजनेस कस्टमर जाता है तो बिजनेस लोन चूंकि बड़ी म्याद के होते हैं और बड़ी अमाउंट के होते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए एक अलग स्टाफ रखा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो उनको हैंडल करता है और उनकी नीड्स को समझ करके और उनके एनालिसिस करके और उनकी जो असेसमेंट है कि वेदर दे नीड द लोन, उनको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना, ये सारे जो है ना अवामिल से गुजर कर उनको लोन ग्रांट करते हैं। तो ये हमारी किसकी एग्जाम्पल होगी, कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन की, क्योंकि हर मुख्तलिफ कस्टमर उनका डिफरेंट डीलिंग का हकदार होते हैं, राइट। इसी तरह आप बाकी कंपनीज की एग्जांपल ले सकते हैं, आप होटल की एग्जांपल ले सकते हैं। होटल में आप जाते हैं, आप रूम बुक करवाते हैं, एक बंदा इंडिविजुअल रूम भी बुक करवाता है, और समटाइम्स आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोग कराची से आ रहे हैं, मुल्तान में मीटिंग है, या मुल्तान से एक डेलीगेट जा रहा है किसी कंपनी का जिसमें 15 से 20 लोग हैं, वो जाकर कराची में किसी रेस्टोरेंट में होटल में रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर जो 15 से 20 लोगों की बुकिंग है, उनको हैंडल करना, उनको मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और डिफरेंट काम है। तो उनको मैनेज करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होगा किसी भी होटल के अंदर, जो क्या होगा, उसको हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट
डिपार्टमेंट के, ये कॉर्पोरेट के जो ट्रिप्स आते हैं या बड़े बड़े लोग आते हैं जो कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, आपको पता है वर्कशॉप्स होती हैं, और उन्होंने आपके आके अपने रूम्स बुक किए होते हैं, अपने हॉल बुक करवाए होते हैं, वो कैफेटेरियाज में डिफरेंट आपको डील्स वगैरह पैकेजेस ऑफर करते हैं, ये सारी चीजें वो हैंडल करने के लिए कॉर्पोरेट फंक्शनिंग डिपार्टमेंट होता है किसी भी होटल के अंदर। इसी तरह बैंक्स के अंदर होते हैं डे स्टूडेंट, इसी तरह एयरलाइन इंडस्ट्री में होते हैं, लाइक आप इंडिविजुअल टिकट परचेज करते हैं, आप इंडिविजुअल जाते हैं जो हैंडल करता है। इसी तरह कुछ डिपार्टमेंट्स एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर उन लोगों को डील करते हैं जिन्होंने बल्क में परचेजिंग करनी होती है। बल्क में परचेजिंग का मतलब ये है कि एक डेलीगेट या कोई स्टाफ लोगों का, ये कंपनी के लोग 15 से 20, 25 से 30 एक मुल्क से दूसरे मुल्क मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो बुकिंग होगी, उनकी रिजर्वेशन होगी, वो एक अलग डिपार्टमेंट डील करेगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि आप जो डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं या डीलिंग कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ customers that belong to different categories, कि वो इंडिविजुअल हैं या वो बिजनेस कस्टमर्स हैं, राइट। सो दैट इज आई थिंक द इनफ फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। हमने इसमें दो टाइप्स देखी क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। नेक्स्ट अपकमिंग में इंशाल्लाह ताला हम इनकी फर्दर स्लाइड्स में फर्दर चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। अभी ये ज़रूरत है कि आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझें, आप इस बात को समझें कि वर्क स्पेशलाइजेशन क्या होती है और डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होती है, इनकी टाइप्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। बुक को गो थ्रू करें, इसके अंदर उन्होंने एग्जाम्पल्स आपको ऑफर की हुई हैं। द थिंग्स आर वेरी सिंप्लीफाइड एंड दीज आर ओवर सिंप्लीफाइड बाय मी इन माई एक्सप्लेनेशन। तो ये कोशिश की गई है कि चीज़ें आप तक क्लियर पहुंचे, राइट। सो इन दिस रिगार्ड यू आर एक्चुअली सपोज टू वर्क ऑन इट and please go through it. ठीक है, thank you very much. I will be available tomorrow at 1 p.m. for the discussion. You can discuss anything regarding this, regarding that lecture. Okay, thank you very much. Assalamu alaikum.